अक्सर विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है, अगर देखो स्टेट इलेक्शंस को फंड करें ना तो कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जैसे ब्लैक मनी की समस्या, जैसे करप्शन की समस्या, खत्म तो नहीं, कम जरूर किया जा सकता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से। देखो रिफॉर्म रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं ना, उन पे यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेती है, तो उस लिहाज से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों सुर्खियों में आया है? सुप्रीम कोर्ट ना बहुत जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से संबंधित इशू पर अपना वर्डिक्ट देने वाली है कि इसे कंटिन्यू किया जाए या फिर ना किया जाए। तो इस दिशा में यह इशू और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की? मतलब क्या है इस चीज का? देखो आज के समय में मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी, जेडीयू, ये सारी पार्टीज हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। पैसा कहां से आता है? एक तो देखो जनता डोनेट करती है, दूसरा देखो कॉर्पोरेट ग्रुप से ये डोनेशन लेते हैं। कुल मिला के अपने स्तर पर ही पैसों को इकट्ठा करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। स्टेट इनको पैसा नहीं देता। बट देखो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज खुद से डोनेशन लेते हैं, खुद से पैसा इकट्ठा करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस सिस्टम में काफी सारी कमियां हैं। जैसे सबसे पहली कमी है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहां से पैसा इकट्ठा किया, किस कॉर्पोरेट ग्रुप से या फिर किस पर्सन से लिया। ट्रांसपेरेंसी आमतौर पर नहीं होती और यही एक रीजन है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, पोटेंशियल ऑफ करप्शन। मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चंदा ले लिया किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से, फॉर एग्जांपल रिलायंस से। अब देखो कल को वो पार्टी सत्ता में आ गई, पावर में आ गई, तो फेवर तो लौटानी पड़ेगी ना रिलायंस की। पहले आपने रिलायंस की हेल्प ली, अब आप सत्ता में आ गए तो आप रिलायंस की हेल्प कीजिए। ऐसी पॉलिसीज बनाइए जो उनके लिए मददगार। इसी से फैलता है करप्शन। नेक्स्ट है अनइक्वल प्लेइंग फील्ड। देखो वो पार्टीज जिनके पास पैसा है, वो कैंडिडेट्स जिनके पास पैसा है, वो ज्यादा मजबूती से इलेक्शन लड़ पाते हैं, बजाय इसके कोई गरीब कैंडिडेट है, उसके पास तो पैसा ही नहीं है पर्चे छपवाने के लिए, होर्डिंग लगवाने के लिए, तो वो तो अच्छे से इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। आज के समय में आपको पता है जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, बीजेपी सत्ता में है, इस वजह से बीजेपी के पास में रिसोर्स की कमी नहीं है, खूब पैसा है। उसी प्रकार से जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। अक्सर ये बोला जाता है ना, कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आ गई तो अब कांग्रेस भी पैसा कमा लेगी और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा फिर लोकसभा के इलेक्शंस लड़ने के लिए। पॉइंट्स कड़वे हैं लेकिन देखो सच हैं, रियल हैं। नेक्स्ट, ब्लैक मनी। अब देखो इलेक्शंस में धुआंधार पैसों को खर्च करना है, इवन वोटर्स को पैसे फ्री में बांटने हैं, तो व्हाइट मनी तो बांटेंगे नहीं, ट्रेल आ जाएगी कहां से पैसा आया, किस किस को दिया। ये सारे काम चोरी छुपे होते हैं। तो चोरी छुपे जो काम करने होते हैं उसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है। ब्लैक मनी मतलब ऐसा पैसा जो अनटैक्स्ड है, अनडिक्लेयर्ड है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि इलेक्शंस में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। इसके बाद कुछ और सिमिलर पॉइंट्स हैं, जैसे फ्रिवलेस स्पेंडिंग। अब देखो चूंकि पैसा आया है कॉर्पोरेट ग्रुप से, तो उसको ना सोच समझ के खर्च नहीं किया जाता, अंधाधुंध रैलीज पे खर्च किया जाता है। मतलब रैशनल ढंग से पैसों का इस्तेमाल नहीं होता, वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, वोटर मैनिपुलेशन। उन पैसों का इस्तेमाल होता है वोटर्स को खरीदने के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए, फ्री में शराब बांटने के लिए, तो इससे डेमोक्रेसी प्रभावित होती है। नेक्स्ट, प्लूटोक्रेसी। अब देखो जो लोग पैसा इकट्ठा कर पाते हैं वो अच्छे से इलेक्शन लड़ पाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी नहीं प्लूटोक्रेसी है। मतलब जीत के आएंगे सिर्फ पैसे वाले होंगे, तो ऐसी सरकार बनेगी पैसों वालों की। तो प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, गवर्न्ड बाय वेल्दी पीपल। नेक्स्ट, पॉलिसी कैप्चर। अब देखो डोनेशन ले लिया अमीर लोगों से, कॉर्पोरेट ग्रुप से, बाद में उनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो अच्छी पॉलिसीज नहीं बनेंगी, देश के हित में पॉलिसी नहीं बनेगी, बल्कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स को फेवर करने वाली पॉलिसीज बनेंगी। सबसे लास्ट में क्रिमिनल नेक्सस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज कई बार क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देती हैं, क्योंकि उनसे पैसा चाहिए होता है।
तो यहां पे नेक्सस देखने को मिलता है पॉलिटिशियंस का, क्रिमिनल्स का, कॉर्पोरेट ग्रुप्स का, जो कि देखो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी कमियां हैं करंट सिस्टम में, इसीलिए वकालत होती है पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की। पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस या फिर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस मत बोलिए, क्योंकि इससे यह संकेत जाता है कि स्टेट जो भी करता है फ्री में करता है। आप पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बोलिए, क्योंकि जो पैसा इस्तेमाल होगा उसमें जनता का होगा, पब्लिक का होगा, टैक्स पेयर्स का होगा। पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में क्या होता है, सरकार पैसे देती है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को या कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए। अब देखो आपके मन में ना क्वेश्चन आएंगे, क्या सर पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलता है या फिर कैंडिडेट्स को पैसा मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, डायरेक्ट पैसा मिलता है या फिर सब्सिडीज की फॉर्म में मिलता है, सर्विस की फॉर्म में मिलता है। देखो अभी ना बहुत सारे देशों में पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का सिस्टम है, बट हर देश में ना अलग अलग सिस्टम है। किसी देश में आधा पैसा मिलता है, किसी देश में 30% मिलता है, किसी देश में डायरेक्ट पैसा मिलता है, किसी देश में यूं होता है कि रैलीज सरकार ऑर्गेनाइज करके देगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा सरकार देगी। हर देश में अलग अलग सिस्टम है। आपके मन में एक क्वेश्चन भी जरूर आना चाहिए अगर आप ध्यान से डिस्कशन सुन रहे हो तो, सर किस आधार पे पैसा दिया जाएगा या फिर फंडिंग दी जाएगी। ऐसे तो कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेगा, महेश बना लेगा और बोलेगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मुझे भी फंडिंग दीजिए। ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा फंडिंग लेने के लिए। तो ना इसके लिए एक क्राइटेरिया ये हो सकता है, लास्ट इलेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। पॉलिटिकल पार्टीज की पिछले इलेक्शन की परफॉर्मेंस को देखते हुए फंडिंग दी जा सकती है सरकार के द्वारा, या फिर मेंबरशिप के आधार पे फंडिंग दी जा सकती है। जिस पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप ज्यादा है उसको उसी हिसाब से फंडिंग, या फिर यूएसए में ऐसी फंडिंग दी जाती है कि आप इतने रुपए जनता से जुटाइए, उतने ही रुपए आपको सरकार देगी। मान लीजिए आपने 40 करोड़ रुपए जनता से इकट्ठे किए तो 40 करोड़ आपको सरकार देगी। तो अलग अलग तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होता है। चूंकि देखो अभी करंट सिस्टम में जो कमियां हैं वो दूर की जा सकती हैं पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की सहायता से। ये सारी कमियां जिनकी हमने बात की, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मनी पावर डिस्टोर्शन, इसलिए ना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वकालत करते हैं पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की। जैसे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, शरद पवार, सबने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग वर्षों में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की वकालत की है। लेकिन सिर्फ वकालत की है, इनफ एक्शंस नहीं लिए हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। इवन कई सारी जो कमेटीज आई हैं, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस आई 1998 में। इस कमेटी ने कहा पार्शियल स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए इनडायरेक्ट सब्सिडीज की फॉर्म में। इनडायरेक्ट सब्सिडीज जैसे मान लीजिए कैंपेनिंग का जो मटेरियल है वो सरकार प्रोवाइड करेगी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को, रैली के लिए जो खर्चा है वो सरकार देगी, ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आएगा वो सरकार देगी, इस प्रकार से इनडायरेक्ट सब्सिडी। लेकिन एक कंडीशन पे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने यह भी कहा, कंडीशन ये है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में जब इंटरनल डेमोक्रेसी आएगी ना तभी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी देखो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे बता दीजिए जिसमें सही मायने में आप कह सकते हो डेमोक्रेसी है, मिलजुल के फैसले लिए जाते हैं। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में 2-3 लोगों की चलती है, जैसे बीजेपी में मोदी साहब, कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप पार्टी में केजरीवाल, जेडीयू में नीतीश कुमार, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आप देख लीजिए एक दो लोगों की चलती हैं। कई तो हमारे देश में ना पारिवारिक पार्टीज हैं, एक परिवार का राज है पूरी पॉलिटिकल पार्टी पे। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस डायरेक्ट कैश की फॉर्म में होने लगा तो यूं समझ लीजिए सारा पैसा उस परिवार को मिल जाएगा। तो इसलिए पहले डेमोक्रेसी आना जरूरी है पार्टीज के अंदर। नेक्स्ट है लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1999। इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने एडवोकेट किया पार्शियल स्टेट रिम्बर्समेंट होना चाहिए इलेक्शन एक्सपेंसेस का। अलग अलग राज्यों में पार्शियल स्टेट रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का प्रोविजन है। पॉलिटिकल पार्टीज बताती है ना कि हमारा खर्चा यहां पे इतना हुआ तो स्टेट उस खर्चे को रिम्बर्स करता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग मतलब देशों में। तो लॉ कमीशन ने कहा इससे करप्शन कम होगा। नेक्स्ट सेकंड ARC
सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट आई 2008 में। इस रिपोर्ट में भी कहा गया स्टेट फंडिंग होनी चाहिए क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स और करप्शन को टैकल करने के लिए। सबसे लास्ट में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में ये आई थी रिपोर्ट इस कमीशन की। इस कमीशन को हेड किया गया था जस्टिस वेंकट चैलिया के द्वारा। इस कमीशन ने यह कहा था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ट्रांसपेरेंसी संबंधित कंडीशंस को मानती हैं तो। वैसे देखो पॉलिटिकल पार्टीज ना ट्रांसपेरेंसी संबंधित कंडीशन को आसानी से मानती नहीं है। ट्रांसपेरेंसी संबंधित कंडीशंस जैसे आप बताओ कौन सा खर्चा आपने कहां पे किया, सारा कुछ आप डिटेल से बताओ। यूएसए में पता क्या है, यूएसए में ये है जैसे मैंने आपको बताया 50% मान लीजिए यूएसए की पॉलिटिकल पार्टी पैसा जनता से इकट्ठा करती है तो 50% स्टेट देगा। लेकिन कुछ कंडीशंस अगर पॉलिटिकल पार्टीज मीट करें तो वो होती हैं ट्रांसपेरेंसी संबंधित कंडीशंस, जिसे पॉलिटिकल पार्टी यूएसए में मानना ही नहीं चाहती। इस वजह से यूएसए की पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि ना खुद से ही पैसे जुगाड़ लेती हैं। वो कहती हैं कि हमें स्टेट का पैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्टेट से पैसा लेंगे तो हमें ट्रांसपेरेंसी संबंधित कंडीशंस को मानना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानना चाहती। तो पिछले 2-3 बार के इलेक्शन से ऐसा हो रहा है यूएसए में पॉलिटिकल पार्टी स्टेट से पैसा ले ही नहीं रही है, जबकि स्टेट देना चाहता है कि आप ट्रांसपेरेंसी संबंधित कंडीशन मानो और पैसा लो। लेकिन देखो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ना लास्ट में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के अगेंस्ट भी है, जैसे बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स का पैसा है इलेक्शंस में जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। पॉलिटिकल पार्टीज देखो पब्लिक का पैसा मतलब मान लीजिए पब्लिक फंडिंग होती है तो पब्लिक का पैसा भी वेस्ट करेगी, अच्छे से यूज नहीं करेगी, इनएफिशिएंट यूज होगा। अनफेयर टू नॉन पॉलिटिकल काजेज। अब देखो गरीबी है हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वहां पे टैक्स पेयर्स का पैसा जाए तो बढ़िया है ना, बजाय कि इलेक्शंस में यूज होने के। और बहुत सारे काम है जहां पे सरकार पैसा खर्च कर सकती है। नेक्स्ट नो गारंटी ऑफ फेयरनेस फिर भी नहीं होगी। कितना पैसा किस पार्टी को मिलेगा, प्रॉपर मैकेनिज्म निकालना मुश्किल होगा, बायस्ड हो सकता है पूरा मैकेनिज्म कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं को ज्यादा पैसा मिले, फिर फायदा क्या, लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर भी नहीं आएगा। और कुछ पॉइंट्स है क्रिटिसिज्म के, जैसे फ्री स्पीच कंसर्न्स। मान लीजिए मैं डोनेशन देना चाहता हूं, मेरी इच्छा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मुझे लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी है और मैं चाहता हूं कि वो सत्ता में आए, मैं पैसे से मदद करना चाहता हूं, तो मैं मदद ही नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल पार्टीज ना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी और गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है ना पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट देगी ना। हालांकि इस चीज को रेक्टिफाई किया जा सकता है कि पैसा मिलने का एक निश्चित मैकेनिज्म हो, सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, लेकिन पॉइंट तो पॉइंट है लिखने के लिए। नेक्स्ट वन साइज फिट ऑल अप्रोच हमारे देश में काम नहीं करती है। देश में अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तो सबको आप एक अप्रोच से नहीं देख सकते। सबसे लास्ट में एंकरेज कॉम्प्लेसेंसी। पॉलिटिकल पार्टीज ना वोटर्स के साथ संवाद करना छोड़ देंगी। उनको लगेगा कि यार पैसा तो हमें स्टेट से मिल ही जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज वोटर से रिलेशन बना के रखती हैं, क्योंकि उन्हीं से डोनेशन मिलता है, उन्हीं से सपोर्ट चाहिए होती है इलेक्शंस में। और देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि एलिजिबिलिटी कैसे निकाली जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर कैंडिडेट को कितना पैसा मिले, ये एलिजिबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। कंक्लूजन में आप क्या कह सकते हो? कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि देखो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ना बैठें, मिल के डिसीजन लें कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। शुरुआत में पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है किसी एक जगह पर, और बाद में नतीजों के आधार पर दूसरी जगहों पर भी इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, डिफरेंसेस को दूर करें और डिसाइड करें कैसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत में वेलफेयर स्कीम्स के इंपैक्ट से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया कि रूरल हाउस होल्ड्स को यानी ग्रामीण इलाकों में जो घर हैं उनको इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करने में मनरेगा स्कीम ने पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। तो इस रिपोर्ट आने के बाद में एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि जो वेलफेयर स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं
वो डिस्ट्रेस के समय रूरल हाउस होल्ड्स को एक सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती हैं, रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। तो क्या सरकार को वेलफेयर स्कीम्स चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हैं। ये डिबेट देखो इसलिए इमर्ज होकर आती है क्योंकि हाल फिलहाल में ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये डिबेट की है कि सरकार लॉन्ग टर्म वेलफेयर के बारे में सोचे, ना कि शॉर्ट टर्म वेलफेयर। ये फ्री में सरकार जो चीजें देती हैं ये रेवड़ियों के समान है, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो उसी संदर्भ में हम ये डिबेट समझेंगे। देखो वैसे डीपीएसपी में कहा गया है कि हमारा देश जो है वो वेलफेयर स्टेट है, यानी जनता के हित में काम करता है, जनता की वेलफेयर के लिए काम करता है। और आज़ादी के बाद से ही सरकार ने अनेकों स्कीम्स चलाई हैं जनता की वेलफेयर के लिए, जैसे पीडीएस स्कीम है, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन जनता को दिए जाते हैं, मिड डे मील स्कीम है, स्कूल्स में खाना दिया जाता है बच्चों को, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए। तो ये सब क्या है, ये वेलफेयर स्कीम्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टेट का नेचर ही ऐसा है हमारे देश में, तभी स्टेट वेलफेयर स्कीम्स चलाता है जनता की वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए। उद्देश्य क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं वेलफेयर स्कीम्स के? सबसे पहले गरीबी खत्म करने में मदद करती हैं ये वेलफेयर स्कीम्स। कई स्कीम्स तो ऐसी हैं डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देती हैं। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जो है डायरेक्ट 6,000 रुपये जाते हैं एक साल में किसानों के लिए। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो डिस्ट्रेस को कम करती हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन होता है उसे रोकती हैं। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इक्विटी। अब देखो ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, इनइक्वालिटी को कम करने का काम करती हैं। वैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, तो सरकार को जो टैक्स से पैसा मिलता है ना, सरकार थोड़ा बहुत रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है गरीब लोगों में, तो इससे इनइक्वालिटी कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है इन वेलफेयर स्कीम्स का? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को होता है, जैसे दलित, ट्राइबल, वुमेन, डिफरेंटली एबल पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, इसका फायदा सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? इन्हीं ग्रुप्स को हो रहा है। तो इनइक्वालिटी कम होती है, इक्विटी प्रमोट होती है। नेक्स्ट, इनहेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो सरकार वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ केयर से संबंधित, स्किल से संबंधित। इससे हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इनहेंस होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं। वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करेंगे, हमारे देश में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो जैसे बहुत सारे लोग गरीब रह गए, अब उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है अपना वो जीवन यापन कर सकें। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ना क्राइम का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। तो समाज में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी वेलफेयर स्कीम्स को चलाना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग क्राइसिस रिलीफ। अब जैसे महामारी आ गई, महामारी के दौरान सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई, तो क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स को चलाना जरूरी है। क्राइसिस की सिचुएशन में वेलफेयर स्कीम्स बहुत बढ़िया लाभ पहुंचाती हैं। लेकिन देखो क्रिटिक्स भी हैं वेलफेयर स्कीम्स के। एक डिबेट है वेलफेयर वर्सेस फ्रीबी स्कीम। देखो जैसे ना, ये निश्चित रूप से कह पाना कि ये वेलफेयर है, ये फ्रीबी है, मुश्किल होता है। लेकिन आमतौर पे ना एक डिफरेंस जो क्रिएट किया जा सकता है कि फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम्स में क्या डिफरेंस है। फ्रीबीज में तो चीज़ें बिल्कुल ही फ्री में दे दी जाती हैं, जैसे लैपटॉप फ्री में देंगे, हम जूसर मिक्सचर फ्री में देंगे। तो आप ये कह सकते हो वेलफेयर स्कीम्स से ना लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में, और फ्रीबीज सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदा पहुंचाती है। एक बार आपने लैपटॉप दे दिया तो दे दिया, बस उसके बाद आप कुछ नहीं दे रहे। इलेक्शन जीतने के लिए आपने वादा कर दिया हम जूसर मिक्सचर देंगे, अगर जीत गए तो। ये क्या है? ये फ्रीबीज हैं। तो इस डिबेट को एड्रेस करना जरूरी है कि आप ना जनता के वेलफेयर के लिए ऐसी स्कीम्स चलाओ जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा हो। फ्रीबीज मत दो कि बस इंस्टेंट फायदा हो, उसके बाद और कुछ नहीं, उनकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी। ऐसी स्कीम्स मत चलाओ। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बर्डन। वेलफेयर स्कीम्स चलाने से फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है और देश की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाती है, रेटिंग्स घट जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी एंड सेल्फ रिलायंस। देखो सरकार अगर बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी ना,
तो एक डिपेंडेंसी का कल्चर पैदा हो जाता है। फिर लोगों को लगता है कि यार सब कुछ तो सरकार दे रही है, क्या ही काम करना, हमारा खर्चा चल ही रहा है। तो फिर जो मैंने पॉइंट बोला ना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी बल्कि घट जाएगी, लोग काम ही नहीं करेंगे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि सरकार तो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, काम करने के लिए उनके पास इंसेंटिव ही नहीं है। नेक्स्ट, करप्शन एंड लीकेजेस। करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लीकेजेस हो जाती हैं स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज की वजह से ना जिन लोगों को इन स्कीम्स का लाभ मिलना चाहिए वास्तव में उन लोगों को नहीं मिल पाता, मतलब बहुत सारे एलिजिबल लोग रह जाते हैं। नेक्स्ट, मार्केट डिस्टोर्शन। अब देखो हर चीज़ में सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करेगी, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दी तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? ज़्यादा फर्टिलाइजर किसान यूज़ करने लगे, सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी सरकार ने दे दी किसानों को, तो क्या होगा? इससे अंधाधुंध इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा, अंधाधुंध ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो इससे डिस्टोर्शन होता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मिसयूज। वेलफेयर स्कीम्स से होता क्या है? पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए स्कीम्स चलाने लगते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए। जनता का हित नहीं है, बस इलेक्शन जीतना है कैसे भी करके। अब 5 राज्यों के जो इलेक्शन चल रहे हैं आपने देखा ही होगा किस प्रकार से फ्री को लेके वार चल रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस आमने सामने है, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, फ्री की स्कीम्स दबादब दबादब। लास्ट में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जैसे डेटा ड्रिवन पॉलिसीज। सबसे पहला पॉइंट, आप ना डिफरेंशिएट करो वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच में, और ये वेलफेयर हो सकता है डेटा की सहायता से। भाई किससे जनता का वास्तव में वेलफेयर होगा और किससे वेलफेयर नहीं होगा, डेटा की सहायता से पता लगाओ। नेक्स्ट, प्रायोरिटी एरियाज। देखो हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी सरकार के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। फ्री में लैपटॉप, फ्री में जूसर मिक्सचर, 3,000 रुपये फ्री, 5,000 रुपये फ्री, इन पे ज़्यादा फोकस है। नेक्स्ट, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। आप ना एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करो, इससे क्या होगा? एंटरप्रेन्योर्स और ज़्यादा जॉब जनरेट करेंगे रेदर देन सब्सिडीज को देने के बजाय। इंपावर लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन एंकरेज करो प्लानिंग में, बॉटम अप सॉल्यूशंस में। इंक्लूसिव अप्रोच, वुमेन, माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, इनका इंक्लूजन इंश्योर करो। और सबसे लास्ट में स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट को भी ख्याल में रखें। देखो अमर्त्य सेन जिनकी हाल ही में डेथ हुई, उनका एक फेमस कंसेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच मतलब आप जनता को ना कैपेबल बनाओ, बजाय इसके उनको रिसोर्स देने के, उनको फ्री में चीजें देने के, आप उनको कैपेबल बनाओ, बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन देके, बढ़िया क्वालिटी स्किल्स देके। वो फेमस डायलॉग जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, किसी को फ्री में मछली बांटने के बजाय आप उसको मछली पकड़ना सिखाओ ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। आप उसको डेली मछली नहीं दोगे, डेली मछली आप दे ही नहीं सकते, कितने सालों तक देगे? अगर दोगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर, आप उसका भला नहीं कर रहे हो, उसका नुकसान कर रहे हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेलफेयर स्कीम से संबंधित। आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या वेलफेयर स्कीम्स चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, क्या राय है? जो भी है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएस और चाइना के रिश्तों में ट्रूस से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है, आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो आईआर में। क्या हुआ है अभी देखो, हाल ही में ना चाइना और यूएस के राष्ट्रपति आपस में मिले सैन फ्रांसिस्को यूएस में। चाइना के राष्ट्रपति वहां पर गए हैं एपेक का समिट अटेंड करने के लिए। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए कंसर्निंग चीज है। इंडिया के लिए कंसर्निंग चीज कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखो वैसे यूएसए और चाइना के रिश्ते काफी खराब हैं। मेजर जो टेंशन के पॉइंट्स है ना वो ये सब हैं, जैसे ट्रेड वार स्टार्ट हुआ जब ट्रंप राष्ट्रपति थे 2018 में। यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स के माल पर टैरिफ इंक्रीज कर दिया। चाइना ने भी बदले में टैरिफ इंक्रीज कर लिया यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर। टेक्नोलॉजी कंपटीशन, यूएसए ने काफी सारे स्टेप्स लिए ताकि चाइना ना सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को, यूएसए की सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को एक्सेस ना कर पाए। जैसे देखो सेमीकंडक्टर, एआई, क्योंकि यूएसए को कंसर्न्स हैं कि चाइना के हाथ में ये टेक्नोलॉजी लग गई तो अच्छा नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स। चाइना देखो साउथ चाइना के बड़े हिस्से को अपना एरिया बताता है, लेकिन
जो दूसरे देशों के शिप्स यहां से गुजरते हैं इंटरनेशनल वाटर से, उनको गुजरने से रोकता है। तो यूएसए ना रेगुलरली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कंडक्ट करता रहता है साउथ चाइना सी में, जिसको लेके यूएसए और चाइना में तनाव रहता है। नेक्स्ट, ताइवान को लेके टेंशन से चाइना का स्टैंड ये है, ताइवान हमारा हिस्सा है, इवन फोर्स का इस्तेमाल करके हम ताइवान को अपने में मिला सकते हैं। लेकिन यूएस जो है ताइवान को सपोर्ट करता है हर एक महीने में। पिछले साल हुआ क्या था, यूएस की स्पीकर गई थी ताइवान पर और इसको लेके चाइना ने भयंकर विरोध जताया था। चाइना का कहना है कि यूएस से ताइवान की आजादी को सपोर्ट करना बंद करें। नेक्स्ट, जिनजियांग, चाइना के जिनजियांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार, हांगकांग में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर अत्याचार, इसके अलावा दूसरे जो मेजर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं ना चाइना में, उसको लेके यूएसए आवाज उठाता रहता है और चाइना चिढ़ता रहता है। नेक्स्ट, यूएसए चाइनीज हैकर्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स पर आरोप लगाता आया है कि आप जासूसी कर रहे हो हमारे देश में आके। साइबर अटैक्स का आरोप यूएसए लगाता है, इसकी वजह से भी रिश्तों में तनाव है। और सबसे लास्ट में आइडियोलॉजिकल राइवलरी। यूएसए को लगता है कि चाइना वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का चैलेंजर है। देखो मेन पॉइंट ये है, चाइना यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाहता है और ये बात यूएसए को अच्छी नहीं लगती। यूएसए को लगता है मतलब कौन अपनी सुपर पावर का जो टैग है खत्म करवाना चाहेगा, इसलिए यूएस चाइना को कंटेन करना चाहता है। कंटेन मतलब चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस, चाइना की बढ़ती पावर को यूएस से रोकना चाहता है जैसे तैसे, कैसे भी करके। तो इन हालातों के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते खराब थे। बाइडन और जिनपिंग दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई। अब काफी समय के बाद दोनों की मुलाकात हुई यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में। तो इंडिया के लिए कंसर्निंग चीज इसलिए क्योंकि देखो चाइना और यूएसए के खराब रिश्तों का फायदा इंडिया को मिला है। इसकी वजह से इंडिया की दोस्ती काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है यूएसए के साथ। यूएसए इंडिया को रिलायबल पार्टनर मानता है। कोविड-19 की महामारी के बाद बहुत सारे बिजनेसेस जो चाइना को छोड़ गए या छोड़ना चाहते हैं, वो इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। और देखो ऐसे हालातों में अगर चाइना और यूएसए के रिश्ते इंप्रूव हो गए तो फिर तो इंडिया कहीं का नहीं रहेगा ना, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि इंडिया ने चाइना के साथ रिश्ते बिगाड़ लिए और चाइना यूएस की दोस्ती हो गई तो इंडिया कहां जाएगा। लेकिन देखो इसके जवाब में ना आज के आर्टिकल के राइटर ये कहते हैं, पहली तो बात, यूएसए और चाइना के रिश्तों में ट्रूस आया है, ना कि रिश्ते रीसेट हुए हैं। ट्रूस का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो इतनी हाई टेंशन है ना, हॉस्टिलिटीज हैं, उनको रोको अभी के लिए, कुछ समय के लिए इनको रोक दो। ये हुआ है चाइना यूएस रिलेशंस में, ना कि रिश्ते इंप्रूव होने के बारे में स्टेप्स लिए गए हैं। समझ गए, रिश्ते इंप्रूव होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि ये नेचुरल है कि एक तरफ सुपर पावर है और दूसरी तरफ वो देश जो सुपर पावर बनना चाहता है। तो दोनों देशों के बीच में टकराव जो है वो निश्चित है। और वैसे देखो इंडिया अभी इतना पावरफुल हो गया है, इंडिया की इकोनॉमी का साइज इतना बढ़ गया है कि इंडिया अपने हिसाब से दोनों देशों के साथ रिश्ते मैनेज कर सकता है। इंडिया यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया का मेन मकसद यही है कि यूएस के साथ रिश्तों को मजबूत किया जाए, रशिया के साथ मेंटेन किया जाए और चाइना के साथ रिश्तों को मैनेज किया जाए जैसे तैसे करके, क्योंकि टेंशंस हैं अभी। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो ये जो मीटिंग हुई ना बाइडन और जिनपिंग के बीच में, इस मीटिंग से जो आउटकम निकल के आई उस पर इंडिया को जरूर नजर रखनी चाहिए। जैसे दोनों देशों ने सहमति जताई कि एआई को लेके रूल्स आने चाहिए, ग्लोबल रूल्स टू मैनेज द एआरआई, टू रेगुलेट द एआई। तो क्या रूल्स आ सकते हैं, दोनों देशों के बीच में क्या सहमति बनी है, उस पर इंडिया की नजर जरूर होनी चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति यूएस में गए थे यूएस के बिजनेसमैन को चाइना में अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि देखो पहले यूएस के बिजनेसमैन ने ही चाइना की तरक्की में बहुत योगदान दिया है। तो इंडिया जिसको यह लगता है कि यूएस और चाइना के बीच में रिश्ते खराब हैं, तो यूएस के बिजनेसमैन अब चाइना के बजाय इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया देखो इस चीज को लेके कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकता। आज भी इंडिया का कंपटीशन चाइना के साथ है यूएस के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने में। तो इंडिया को इस दिशा में एक्शन लेना चाहिए और दुगनी गति से प्रयास करना चाहिए कि चाइना से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो जब से जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं ना, उनका एक स्टैंड ये रहा है कि चाइना
अब सुपर पावर बनने की दिशा में है और यूएसए डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन अब जाके उन्होंने ये बोला कि पूरा वर्ल्ड इनफ है दोनों पावर्स को एकोमोडेट करने के लिए। जिनपिंग ने यह भी इनडायरेक्टली कहा कि चाइना जो है यूएसए के डोमिनेंस को खत्म नहीं करना चाहता है, चाइना अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है। तो एक प्रकार से ना चाइना के राष्ट्रपति ने अपने रिटोरिक को टोन डाउन कर दिया, अपने स्टैंड को टोन डाउन कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। बदले में उन्होंने कहा कि यूएस चाइना को कंटेन ना करे, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को ना रोके, क्योंकि यूएस को चाइना से खतरा नहीं है। हालांकि देखो डिप्लोमेसी में ये सब बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता है। एक चीज जो अच्छी ये हुई, अब देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ना 28वीं मीटिंग दुबई में होने वाली है। क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए इस संदर्भ में फैसले होंगे दुबई मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग। लेकिन इससे पहले यूएस और चाइना के बीच में क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ सहमति बनी। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने यह डिसाइड किया कि 2030 आते आते रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना इंक्रीज किया जाएगा। कोल, ऑयल, गैस, इन सब के सब्स्टिट्यूशन को एक्सेलरेट किया जाएगा। मतलब कोल, ऑयल, गैस इनकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी तक चाइना ना मीथेन के एमिशंस को कम करने को लेकर राजी नहीं हो रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करने को लेकर तो चाइना राजी था कि हम कम करेंगे, मीथेन के एमिशंस को कम करने को लेकर तैयार नहीं हो रहा था। बट दोनों प्रेसिडेंट्स की मीटिंग में दोनों देश अब राजी हो गए कि मीथेन एमिशंस को भी कम करने का टारगेट रखा जाएगा अगले नेशनल क्लाइमेट प्लेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्रिटिसिज्म ये भी है वैसे, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है दोनों देशों की मीटिंग में कि क्लाइमेट चेंज को कितना कम किया जाएगा, कैसे इन्फोर्स किया जाएगा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी टारगेट्स रखे गए हैं उनको। और चाइना और यूएसए दोनों देखो वर्ल्ड के सबसे बड़े पोल्यूटर हैं। अगर कुछ बढ़िया इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ये डिसाइड करते तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में अच्छा काम होता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया दोनों प्रेसिडेंट्स की मीटिंग से संबंधित, आउटकम से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद आप क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है संविधान में कहां पे इंश्राइंड है? 4 ऑप्शंस हैं, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, 7th शेड्यूल। आज के डिस्कशन के आधार पे आप 2015 के यूपीएससी के इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसका आंसर है डीपीएसपी। अगर आपने आर्टिकल ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था 2 मेंस के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं, बावजूद इसके हमारे देश में गरीबी एग्जिस्ट कर रही है। एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। तो आज के आर्टिकल के आधार पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 250 वर्ड्स में, 15-15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।